चलिए शुरू करते हैं अपना डे 22। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भूगार्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को तीन अलग अलग कालखंडों में का निर्माण तीन अलग अलग कालखंडों में हुआ है। अब कैसे वो देखते हैं। जिसे दक्षिण का पठार जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। मैदानी भाग प्लेस्टोसीन से होलोसीन युग में नदियों के अवसादों से बना है, जबकि उत्तर का शिवालिक क्षेत्र टिथिस सागर से बना है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जिसे मैंने क्या कहा, गंगा यमुना का विशाल मैदान, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढलान है इसका। इसे हम दो भागों में तोड़ते हैं, बांगर और खातर। बांगर कहते हैं पुरानी जरोड़ों को जहाँ कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। खद्दर कहते हैं जहाँ पर नई जरोड़ मतलब उपजाऊ मिट्टी है। एक आता है क्षेत्र यहाँ पे भाबर व तराई, ये सहारनपुर से कुशीनगर तक एक संकरी पट्टी है। ठीक है, यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं भाबर में, और तराई में दोबारा फिर से प्रकट होती है। लास्ट का क्या है, दक्षिणी पठार बुंदेलखंड और बघेलखंड औसत ऊंचाई 300 मीटर है लगभग। ये प्री कैम्ब्रियन नीस और ग्रेनाइट चट्टानें हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्षेत्र, जैसे भाबर एवं तराई क्षेत्र। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी पट्टी है। लोअर पीसेस में यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इनकी चौड़ाई के बदलाव पर गहरे ट्रैप बनते हैं। तो ये हमको आज देखना है, इसको कंप्लीटली कर लेना है। भाबर और तराई क्या मतलब है। भाबर के क्षेत्र क्या है, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व तक कुशीनगर तक एक संकरी पट्टी भाबर है। ठीक है, कथन क्या है कि भाबर क्षेत्र सहारनपुर से बिजनौर में अधिक चौड़ा होता है, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, मतलब कुछ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले यहाँ चौड़ा था और फिर ये ऐसे कम होता जाता है। ये क्या, कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है, ये नदियों द्वारा लाए गए भारी कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से निर्मित होता है। यहाँ इसकी पोरोसिटी इतनी अधिक होती है कि नदियाँ यहाँ छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, मतलब अंडरग्राउंड हो जाती हैं, दिखेगा भी नहीं कि नीचे से नदियाँ निकल रही हैं। यहाँ वर्षकृषि बिल्कुल असंभव है, केवल लंबी जड़ों वाले जंगली पेड़ जैसे साल, शीशम और हल्दू पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। यह भाबर के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। मतलब जैसे मान लो ये भाबर है, ये क्षेत्र भाबर है, तो यहाँ तराई है। ठीक है, तराई क्षेत्र पश्चिम में पतला है लेकिन पूर्व में चौड़ा है। मतलब देखा उल्टा हो रहा है। मतलब ये अगर मैं इसका एक डायग्राम तैयार करूँ तो ये क्या है, ये भाबर है, और तराई क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र ये है। समझे, ये भाबर है, पहले चौड़ा था फिर नेड़ा होता चला जाएगा। अब ये क्या है कि पहले पतला होता है फिर चौड़ा होता चला जाता है। तो ये क्या है, भाबर, और ये क्या है, तराई। ठीक है, मतलब ये ठीक इसके अपोजिट है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे क्या है कि नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि नदी नदी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह है, कृषि बिल्कुल असंभव है। अब यहाँ भाबर की, तो हमने देख लिया भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियाँ तराई में वापस धरातल पर प्रकट हो जाती है, और महीन अवसादों और पानी के ठहराव के कारण यहाँ स्वयं बनता है, मतलब दलदली इलाका बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाथी घास पाई जाती है। उच्च नमी के कारण यहाँ गन्ना, धान, जूट की बम्पर पैदावार होती है। क्योंकि यहाँ पे दलदली जमीन हो जाती है, स्वैम्प्स बन जाते हैं, तो यहाँ पे मच्छर भी हो जाते हैं। और जापानी एन्सेफ्लाइट्स मतलब दिमागी बुखार का सबसे बड़ा गढ़ भी तराई क्षेत्र ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे। गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी भाग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक, ये सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है जो भाबर तराई के दक्षिण और बुंदेलखंड के उत्तर में स्थित है। समझ रहे हो आप, मतलब मैं आपको बताऊं अगर कुछ ऐसे। ये भाबर तराई हो गया। यहाँ पे कलर से करते हैं, यहाँ पे ये मैदानी क्षेत्र हो गया।
फिर उसके बाद दक्षिण पठार। ये पूरा यूपी का ऐसे चलता है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ ये यूपी है तो पहले भाबर तराई है, फिर मैदानी भाग है, फिर दक्षिण पठार है, इस तरह से चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग का बाउंसर क्या क्या कहता है, इस पूरे मैदानी भाग का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नदियाँ बहने की दिशा इसी ढाल का अनुसरण करती हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये क्या है हमारा यूपी है। तो ढाल कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर पश्चिम से साउथ ईस्ट तक ऐसे है, ठीक है। तो नदियाँ इसी का अनुसरण करती हैं। अब बात करते हैं, इसमें भी दो चीज़ होती हैं, जैसे बांगर और जलोढ़ है ना, इस तरह का है। बांगर क्या होता है, ओल्ड ओलुवियम होता है। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। यहाँ की मिट्टी में चूने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, भूड़ का निर्माण, ये लोअर पीसेस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बांगर क्षेत्र विशेषकर ऊपरी गंगा दोआब यानी पश्चिमी यूपी में लगातार हवा चलने से सैंड के जो 10-20 फीट ऊंचे टीले बन जाते हैं, उन्हें भूड़ कहा जाता है। समझे, मतलब भाई लगातार हवा चलने से जो बालू के छोटे छोटे कण एकत्रित होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इससे क्या होगा कि 10 से 20 फुट ऊंचे टीले बन जाएंगे। उन्हें यूपी के भूगोल में क्या कहा जाता है, भूड कहा जाता है, भूड। अब ये हमने देख लिया क्या, बांगर। बांगर वो है कि जहाँ पे अभी पहले पानी आता था, मतलब बाढ़ का, नदियों का, अब नहीं आता। खादर, यहाँ पे अब पानी आता है, इसे कछार भी कहते हैं। यहाँ हर साल बाढ़ का नया पानी नई जलोढ़ मिट्टी लेके आएगा, तो यहाँ पे बहुत अधिक उपजाऊ होता है ये जो मैदान है। नदियों के मार्ग परिवर्तन से इस क्षेत्र में गोखुरे झील भी बनती हैं। ऑक्सबॉ लेक्स मतलब मेंढर करती रहती हैं, समझ में ये बात। तो ऑक्सबॉ लेक किसे कहते हैं, तो मैं बताऊं आपको या नहीं, चलो बता ही देते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो कि नदी ऐसे चल रही है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये नदी जा रही है कैसे, ऐसा ऐसा आकार में बनती हुई। तो ओक्स बोले किसे कहते हैं, अब आज समझ में आ जाएगा तुम्हें। मान लो ये गंगा है, राप्ती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये इतनी मुड़ जाए कि ये आपस में ही मिल जाए नदी के दोनों छोर, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक सैंड सैंड होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि नदी के दोनों छोर आपस में मिल जाए, तो होता क्या है कि ये नदी इससे मतलब आपस में मिल गई और इसके किनारों पर ना रेत जमा होने लगती है, रेत। तो होगा क्या कि नदी अपना रास्ता बिल्कुल सीधा बना देगी। अगर जैसे यहाँ पे पूरे दोनों मिल गए और यहाँ पे किनारों पे रेत जमा होती है, तो नदी अपना रास्ता सीधा बना लेती है। मतलब क्या है कि पहले जो नदी यहाँ से जा रही थी, वेट ए मिनट, वो अब यहाँ से टूट गई, ठीक है। तो ये जो बचा है, ये जो बचा है, इसको बोलते हैं ऑक्सबॉ लेक। समझ में आई बात, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं ऑक्सबो झील। ऐसी बिहार में बहुत सारी हैं। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सबो लेक के नाम बता देता हूं। जैसे बिहार में कांवर झील है, कांवर कांवर झील है, ये भी ऑक्सबो लेक का ही उदाहरण है, ठीक है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, एशिया की सबसे तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, जिसे गोखुर कहते हैं हिंदी में, गोखुर, गोखुर झील है। अब आप कहोगे सर वुलर झील भी तो है ना। मेरे बच्चे, जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है, जो वुलर झील है, वेट अ मिनट,
वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पर वो ओक्सबो नहीं है, वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, वो ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी हिमाती है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये ओक्सबो नहीं है। ये टेक्टोनिक कह सकते हैं इसको, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है। ठीक है, और ये एशिया एशिया की सबसे बड़ी है। लेकिन अब हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? अच्छा, इसमें जो कमर झील है वो गंडक नदी से पानी आते हैं। चलो मैं आपको एक्स्ट्रा ये पॉइंट बता देता हूँ, गंडक नदी से। और जिसमें वुलर झील का जो बनी है, ये झेलम से बनी है। हाँ, तो वुलर झील मीठे पानी के मामले में कांवर झील से बहुत बड़ी है, लेकिन वुलर झील का निर्माण नदी के कटने से नहीं हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है, इसलिए उसको ओक्सबो की सूची में नहीं रखा जा सकता। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की कुछ गोखुर झीलें, ये याद रखनी है आपको, सिर्फ यूपी की। पहली सुरहाताल, सुरहाताल, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। जयप्रकाश जेपी नारायण, जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसको भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया था। एक और क्या है? अच्छा, ये गंगा नदी के कारण बनी है, गंगा नदी ने अपना रास्ता बदला था। मैंने बताया ना गोकुल झील कैसे बनती है, गंगा नदी के कारण बना है। एक है रामगढ़ ताल, इसको अलग पेन से करते हैं, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। ठीक है, ये राप्ती नदी के कारण बनी हुई है, इस नदी के कारण, राप्ती रिवर के कारण। ये भी ओक्सबो झील है। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसको अलग पेन से करते हैं, बड़ा ताल, बड़ा ताल, ये क्या है? शाहजहाँपुर में है, शाहजहाँपुर में है। ठीक है, ये भी प्राकृतिक झील ही है, और ये रामगंगा नदी के कारण हुई है, रामगंगा। एक और करते हैं, समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये आपने सुना भी होगा, समसपुर पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य झील, ये कहाँ है? रायबरेली में, रायबरेली में। ठीक है, ये गोमती नदी। तो ये आपको याद रहेंगे, ये सब गोखुर झीलें हैं। देखो मैं कहाँ से कहाँ चला गया, सिर्फ इतना ही था। नदियों के मार्ग में परिवर्तन से इस क्षेत्र में ओक्सबो लेक बनती हैं। ठीक है, खादर हो गया, बांगर हो गया। अब आते हैं बीहड़, जिसे रेवाइंस बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? इसी मैदान भाग में पश्चिम किनारे पर आगरा और इटावा के क्षेत्र में यमुना और चंबल नदियों ने अपने किनारे की मिट्टी को गहराई तक काटकर एक बीहड़ बना दिया है, जिसे गुली इरोजन, गुली इरोजन के कारण ना बीहड़ बनते हैं। बीहड़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे कहते हैं बीहड़। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? ये ऐसे होता है बीहड़। ठीक है, गोली इरोजन के कारण। अब यहाँ पे कृषि नहीं है, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैदानी भाग के पश्चिमी किनारे पर आगरा और इटावा क्षेत्र में यमुना और चंबल नदियों ने अपने किनारे की मिट्टी को गहराई तक काटकर, किनारे जो है इनको गहराई तक काटकर बीहड़ बना दिए हैं। अब आते हैं, हमने सब देख लिया, मैदानी भाग देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं दक्षिणी पठार, दक्षिण का पठारी प्रदेश, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड है। चट्टानों की प्रकृति, यहाँ पूरा क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन युग की नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग की, समझते हो आप? इनकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर सोनभद्र में कैमूर और सोनाकर की ऊंचाई 600 मीटर तक जा रही है। समझे आप? मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर और सोनाकर की ऊंचाई 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का विस्तार क्या है? झांसी, जोलान, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, पूरा बुंदेलखंड
प्रयागराज यमुना के दक्षिण का तथा इटावा के दक्षिणी हिस्से हैं। ये सब बुंदेलखंड का ही विस्तार है। ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये सब बुंदेलखंड वाला ही रीजन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बघेलखंड का विस्तार। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली वाला कैमूर पर्वत श्रृंखला बघेलखंड को बुंदेलखंड से अलग करने का कार्य करती है। मतलब जैसे यहाँ आपका बुंदेलखंड हो गया और यहाँ पे सोनभद्र वगैरह है ना, तो यहाँ पे क्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, चकिया वाले ये जिले हैं ना, ये बघेलखंड है। आप मैप पे जाके देखिएगा, कुछ खुद भी करके खाओ। मर्दा क्या है, यहाँ पे पठारी भाग में मुख्य रूप से लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे मार, काबर, पड़वा, राकर, जो कपास, चना और सरसों की ज्वार की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये हमने क्या देख लिया, पूरा का पूरा इसके भौगोलिक विस्तार देख लिया, मैदानी भाग देख लिए, भाबर, ताप, क्या कह रहे हैं आपका, क्या तराई देख लिया, खादर देख लिया, है ना, ये सब हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे हैं। खादर देख चुके हैं हम, और बांगर, खादर, बांगर, भाबर, तराई, बीहड़, मैदानी भाग, हम सारे के सारे देख चुके हैं। तो यहाँ पे आके हमारा क्या होता है, डे 22 ख़त्म होता है। कल को हम पढ़ेंगे क्या, नदियाँ। तब तक के लिए बाय। क्या करना है, बाय। चलिए, मुझे पता है आज पढ़ने के बाद मूड कुछ ऐसे हो गया होगा, लेकिन बेटा आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो इसको बार बार देखो, समझ में आ जाएगा।